आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है और एफआईआर दर्ज कराने से लेकर कोर्ट में क्या जजमेंट आता है, वहां तक की सारी प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा और इनमें किन किन बातों को लिया जाता है। मान लीजिए कि किसी मामले में किसी व्यक्ति के विरुद्ध सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को यह मामला यानी जांच के लिए दिया जाता है, लेकिन अलग अलग मामले होते हैं, उनमें अलग अलग अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तब जांच अधिकारी के द्वारा संबंधित मामले के सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, उनके एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी उसके खिलाफ ही सबूत मिलेंगे। जिस व्यक्ति का एफआईआर में नाम नहीं है उसके खिलाफ भी सबूत मिल सकते हैं और पुलिस को यह लगता है कि यह व्यक्ति मुलजिम है तो इस आधार पर न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत यह चार्जशीट पेश की जाती है। लेकिन यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और उस व्यक्ति के खिलाफ जांच अधिकारी को कोई भी सबूत या ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो उस एफआईआर को रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि सीआरपीसी के सेक्शन 169 में पुलिस के द्वारा न्यायालय में रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसे आम बोलचाल में एफआर भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको मैं जरूर कहूंगा कि प्लीज अगर आप चैनल पर अभी नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक भी करते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। पुलिस चाहे तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। अगर किसी मामले में 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान दिया गया है तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना यह भी जांच का एक पार्ट माना जाएगा, चाहे वह व्यक्ति सबूतों को मिटाता हो, चाहे वह व्यक्ति पुलिस की सहायता नहीं करता हो या जांच में उनकी हेल्प नहीं करता हो। तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें बेल कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आरोपी अपनी बेल करा लेता है या अपनी बेल नहीं कराता है तो बेल कराने पर भी उसे सम्मन भेजा जाएगा और नहीं कराने पर भी उसे सम्मन भेजा जाएगा। अगर वह सम्मन भेजने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसे बेलेबल वारंट से तलब किया जाएगा। अगर बेलेबल वारंट भेजने के बाद भी वह नहीं आता है तो उसे नॉन बेलेबल वारंट भेजा जाएगा। उसके बाद भी अगर आरोपी न्यायालय में पेश नहीं होता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 82 व 83 के तहत प्रॉपर्टी अटैच का सम्मन उसे भेजा जाएगा। उसके बाद भी नहीं आता है तो प्रॉपर्टी कुर्की का आदेश किया जाएगा। जब चार्जशीट के साथ पुलिस के द्वारा मुलजिम को कोर्ट में हाजिर किया जाता है तो उसके द्वारा एक रेगुलर बेल लगाई जाती है, उसकी जमानत लगाई जाती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को जो चार्जशीट की कॉपी होती है, जो चार्जशीट के डॉक्यूमेंट होते हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 207 के तहत उसकी कॉपी दी जाएगी। अब उसके बाद आरोपी से यह पूछा जाएगा कि आप पर इन धाराओं का आरोप लगाया गया है, आपका क्या कहना है। अगर वह आरोपी अपना आरोप स्वीकार कर लेता है तो कानून के तहत जो सजा का प्रावधान दिया गया है या तो सजा या जुर्माना उसे दे दिया जाएगा, या फिर आरोपी के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे को गलत रूप से फंसाया गया है, मेरे को ट्रायल करवाना है, तो उस पर ट्रायल चलाया जाएगा। अब जब चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाती है उसे आरोप सारांश सुना दिया जाता है। उसके बाद जो पत्रावली है वह साक्ष्य में आ जाती है। कहने का मतलब है वह गवाहों में आ जाती है। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो पुलिस के द्वारा गवाहों की एक सूची बनाई जाती है। उस सूची में गवाहों के नाम होते हैं। कोर्ट के द्वारा उन्हें सम्मन भेजकर कोर्ट में बुलाया जाता है। जब एक एक करके गवाह कोर्ट में हाजिर होते हैं तो जो सरकारी वकील होता है उनसे चीफ एग्जाम किया जाता है और जो आरोपी का वकील होता है उससे क्रॉस एग्जाम करता है। कहने का मतलब है कि उससे सवाल जवाब किए जाते हैं।
इसी प्रकार से एविडेंस एक्ट में यह दिया गया है कि जो प्रोसिक्यूशन वकील होता है, जो सरकारी वकील होता है, वह गवाह से चीफ कराएगा और जो आरोपी का वकील होता है उससे क्रॉस एग्जाम करवाएगा। इन सारे गवाहों के होने के बाद मुलजिम के बयान लिए जाते हैं, मतलब कि आरोपी के भी बयान लिए जाते हैं। न्यायालय के द्वारा यह कहा जाता है कि आप अपने बचाव में क्या साक्ष्य पेश करना चाहते हैं कि नहीं। जब आरोपी के द्वारा यह कहा जाता है कि हाँ, मैं अपने बचाव में साक्ष्य पेश करना चाहता हूं, तो वह केस डिफेंस एविडेंस में आ जाता है। अब आप ध्यान से सुनना कि न्यायालय में बचाव पक्ष की एविडेंस किस प्रकार से होती है। मैंने पहले आपको यह बताया है कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा जब गवाह आते हैं तो उनसे चीफ करवाई जाती है, उसके बाद जो आरोपी के वकील होते हैं उससे क्रॉस एग्जाम किए जाते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि जब आरोपी के द्वारा अपने साक्ष्य की लिस्ट बताई जाती है और एक एक करके उन साक्ष्य को अपने बचाव में बुलाया जाता है, तो जो सरकारी वकील होता है उसके द्वारा क्रॉस एग्जाम किया जाएगा और जो आरोपी का वकील होता है उससे चीफ एग्जाम करवाएगा। कहने का मतलब है कि जो आरोपी होता है वह अपने बचाव में उसका वकील पहले उससे चीफ कराएगा, फिर जो सरकारी वकील होता है उससे क्रॉस एग्जाम करेगा। अब एविडेंस होने के बाद दोनों तरफ की गवाहों को बंद कर दिया जाता है। अब फाइल बहस में चली जाती है और बहस होने के बाद न्यायालय दोनों पक्षों को सुना जाता है और सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा आरोपी को गिल्टी होल्ड यानी कि दोषी ठहराएगा या फिर एक्यूटल यानी कि उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा सजा सुना दी जाती है, तो सजा सुनने के बाद भी सजा के बिंदु पर न्यायालय के द्वारा बहस की जाती है कि उसे कितनी साल की सजा दी जाए। बहस होने के बाद न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को सजा सुना दी जाती है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, एफआईआर दर्ज करने से लेकर न्यायालय में अंतिम जजमेंट किस प्रकार से होता है, इस सारी प्रोसेस के बारे में मैंने आज आपको बता दिया है। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।